एक फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने वैसे तो बहुत सी कमाल की कहानियां लिखी हैं, पर ये कहानी कुछ खास है। इस कहानी में एक इंसान है, इस कहानी में एक शैतान है और इस कहानी में एक सवाल है। और वही सवाल इस कहानी का टाइटल है, कितनी ज़मीन। तो आइए सुनते हैं ये एक बहुत ही कमाल की कहानी मेरे शब्दों में, मेरे अंदाज में। ये कहानी है रशिया के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से किसान की। उस किसान का नाम इवान था। इवान एक लंबे चौड़े मैदान में भागे जा रहा था, सर से लेकर पांव तक पसीने से तरबतर। उसकी आंखें बोझल होने लगी थी, उसकी सांसें टूटने लगी थी, उसका दम उखड़ने लगा था। और तभी उसने देखा कि उस मैदान में कोई उसके सामने बैठकर हंसे जा रहा है। उसने अपने आंखों के सामने से पसीना हटाया, पर उसे वो आदमी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके सर पर सींग लगे हुए थे। और तभी इवान का यह सपना टूट गया। इवान अपने बिस्तर से उठा, उसने अपना मुंह धोया और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, वो अचानक रुक गया। उसे बाहर से अपनी पत्नी की बड़ी बहन की आवाज सुनाई दी। वो अपने सोने के कंगन, सोने का हार इवान की पत्नी को दिखाते हुए बोली कि अगर इसी तरह से तुम छोटे से खेत में खुश रहोगे तो कभी धनवान नहीं बन पाओगे। तुम भी वही क्यों नहीं करते जो हम लोग करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदो, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ और फिर उस पैसे से और ज्यादा जमीन खरीदो। इवान की पत्नी उसकी इस बात को आराम से सुनती रही। इवान भी कुछ देर बाद अपने खेतों पर काम करने चला गया, लेकिन जब शाम को वापस अपने घर लौटा तो अपनी नाराज पत्नी को देखकर समझ गया कि आखिर वो क्या चाहती है। कुछ दिनों के बाद इवान के पड़ोसी किसान पर अचानक एक मुसीबत आन पड़ी। उस किसान ने इस मुसीबत से निकलने के लिए इवान से कुछ पैसे उधार मांगे, पर इवान ने उसके सामने उसे उधार देने की बजाय उससे उसके खेत खरीद लेने की पेशकश रख दी। किसान मुसीबत में था, उसने अपने खेतों को इवान को बेच दिया और वो गांव छोड़कर चला गया। एक रोज जब इवान अपने नए खेतों के बीच में बैठकर अपने खेतों को, अपनी फसलों को निहारे जा रहा था, तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। वो राहगीर ऊंची सवारी लेकर आया था। उसे देखकर लग रहा था कि यह अच्छी खासी संपत्ति का मालिक है। इवान ने उसे अपनी जमीन पर अपने खेतों में ठहर कर रुक कर आराम करने के लिए कहा। वो राहगीर भी वहां पर रुक गया। बातों बातों में उस राहगीर ने इवान को बताया कि हम भी पहले इसी गांव में रहा करते थे, लेकिन उसके पिताजी ने यहाँ की कम उपजाऊ जमीन को बेचकर दूर पहाड़ों के पास एक ज्यादा उपजाऊ जमीन ले ली और आज उसके परिवार के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इवान को उसकी बात में दम लगा। वो भी इस कम उपजाऊ जमीन से फसल निकालने में उसका शरीर टूटता जा रहा था, तो उसने भी अपनी इस गांव की कम उपजाऊ जमीन को बेचकर दूर पहाड़ों के पास एक ज्यादा उपजाऊ जमीन ले ली और उसकी जमीन सोना उगलने लगी। एक रोज जब इवान अपनी इस नई जमीन पर बैठे बैठे उसे निहारे जा रहा था, तब वहां से उसका वो पड़ोसी किसान गुजरा जिसने मजबूरी में अपनी जमीन इवान को बेच दी थी। इवान का यह पड़ोसी बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसकी सवारी ऊंची थी, उसमें बड़े बड़े ताकतवर घोड़े लगे हुए थे। वो अपने नौकरों के साथ चल रहा था। जब उसने इवान को देखा तो वो इवान को पहचान गया। इवान ने भी उसे अपने खेतों में ठहर कर आराम करने के लिए बुला लिया। जब उसके पड़ोसी ने इवान के नए खेतों को देखा तो वो उनकी तारीफ करने लगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन इवान ये सोच रहा था कि आखिर इतने कम समय में उसके पड़ोसी ने ऐसा क्या किया कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया। इवान से रहा नहीं गया। इवान ने आखिर उससे पूछ ही लिया कि इतने कम समय में तुमने इतनी शान और शौकत आखिर कैसे जुटाई। तो इवान का यह पड़ोसी हंस दिया। उसने कहा कि यहाँ से 30 दिनों की यात्रा के बाद कबीले के कुछ लोग रहते हैं और वो लोग इतने भोले हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें ज़मीन की कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने उनसे कोड़ियों के दाम में लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत खरीद लिए और मैं रातों रात अमीर बन गया।
इवान अपने इस पड़ोसी की बात सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसका ये पड़ोसी चला गया, लेकिन ये बात इवान के इवान के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। इवान ये सोचने लगा कि किस तरह से वो भी कौड़ियों के दाम में लंबे चौड़े खेत खरीद ले और ज़्यादा अमीर हो जाए। अब इवान ने वो करने का मन बनाया जिसने इस कहानी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो इवान ने तय किया कि वो भी 30 दिनों की यात्रा पर निकलेगा, अमीर बनने के लिए और ज़्यादा अमीर बनने के लिए। उसने अपनी बग्घी तैयार की और उसमें काजू, बादाम, चाय, मसाले और कीमती कपड़ों से उसे भर लिया, उन बेवकूफ़ कबीले वालों को लुभाने के लिए। 30 दिनों की कठिन यात्रा के बाद इवान का यह सफ़र बड़ी मुश्किल के बाद ख़त्म हुआ। जैसे ही उसे कबीले वाले दिखाई दिए, उसने काजू, बादाम, चाय, मसाले और कीमती कपड़े बांटना शुरू कर दिए। कबीले वाले उसकी मोहब्बत देखते ही रह गए और उन्होंने इवान को अपने यहाँ मेहमान बना लिया। इवान भी यही चाहता था। कुछ देर के बाद उस कबीले का सरदार इवान के पास पहुंचा, तो इवान ने उसे भी कीमती कपड़े तोहफे में दिए। उस कबीले का सरदार भी ये कीमती तोहफे पाकर खुश हो गया। उसने इवान से पूछा कि तुम यहाँ इस तरफ कहाँ जा रहे हो? तो इवान ने उससे कहा कि वो यहाँ इस तरफ ज़मीन खरीदने आया था अपने खेतों के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो किससे बात करे। तब उस कबीले के सरदार ने कहा कि यहाँ पर दूर दूर तक जो भी ज़मीन तुम्हें दिखाई देती है वो सब हमारी है। क्या तुम हमसे ज़मीन खरीदना चाहोगे? इवान जैसे इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। इवान ने कहा कि ज़रूर, 1000 सिक्कों में मुझे कितनी ज़मीन मिल सकती है? तो कबीले के सरदार ने कहा कि सूरज के जितनी। इवान को समझ नहीं आया। उसने दोबारा पूछा कि 1000 सिक्कों में मुझे यहाँ कितने एकड़ ज़मीन मिल सकती है? तब सरदार मुस्कुराया और उसने कहा कि सूरज की पहली किरण के साथ तुम चलना शुरू करो और सूरज की आखिरी किरण तक तुम जहां तक पहुंचोगे उतनी सारी ज़मीन तुम्हारी। ये बात सुनकर इवान के होश उड़ गए। तब सरदार ने कहा कि पर सिर्फ एक शर्त है। इवान ने पूछा क्या? तो सरदार ने कहा कि सुबह की पहली किरण के साथ जिस निशान से तुम चलना शुरू करोगे, सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी निशान पर वापस आना होगा। अगर तुम आ गए तो जहां तक तुम गए वो सारी जमीन तुम्हारी, लेकिन अगर तुम उस निशान तक नहीं आ पाए तो इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इवान ने इस शर्त को मान लिया। अगली सुबह पूरा कबीला एक खाली मैदान में जमा हो गया। इवान सरदार के साथ खड़ा था और सरदार ने तभी अपने भाले से उस जमीन पर एक लंबी लकीर खींच दी और इवान की तरफ देखते हुए पूछा कि शर्त याद तो है ना? इवान मुस्कुराया और अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। कुछ देर बाद जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, इवान ने चलना शुरू किया। कबीले के लोगों ने शोर मचाया, ढोल बजाया, तालियां बजाई ताकि इवान का हौसला बढ़ाया जा सके। इवान आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कबीले वाले चींटियों की तरह दिखाई देने लगे। इवान खुश हो गया कि वो तो बड़ी दूर तक निकल आया है, बहुत सी जमीन उसके पास आ चुकी है। इवान और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद सूरज उसके सर पे आ चुका था। अब उसे भूख लगने लगी, पर वो खाने का कुछ सामान अपने साथ लेकर गया था। उसने एक ब्रेड का टुकड़ा खाया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर आगे बढ़ गया। कुछ घंटे वो इसी तरह से चलता रहा और अब उसे पहली बार ये ख्याल आया कि उसे अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा तो उसे दिखाई दी ऐसी जमीन जो पूरी तरह से गीली जमीन थी। वो ये सोचकर ही खुश हो गया कि इस जमीन पर कितनी शानदार फसल होगी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और अब उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। इवान अब धीरे धीरे थकने लगा था। अब दूसरी बार उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसे दिखाई दी एक ऐसी ज़मीन जो ऐसे पेड़ों से भरी पड़ी थी जिन पर बेशुमार फल लगे हुए थे।
इवान ये सोचने लगा कि अगर ये घने घने फलों से लदे पेड़ भी उसकी संपत्ति में शामिल हो जाए, उसके खेतों में, उसकी ज़मीन में शामिल हो जाए, तो उसका मुनाफा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो उन पेड़ों की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वो उन पेड़ों के अंदर घुसता जा रहा था, वो पेड़ और ज़्यादा घने होते जा रहे थे। कुछ देर के बाद जब वो उन घने पेड़ों से बाहर निकला तो सूरज का अंदाज़ा खो चुका था। और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने सूरज को अपनी आंखों के सामने देखा। वो सूरज को देखकर डर गया। उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने वहां तक पहुंचने का अपना निशान बनाया और वहां से पलटकर जाने लगा। कई घंटे चलने के बाद उसके पैर जवाब देने लगे, पर वो नहीं रुका। उसकी आंखें धुंधलाने लगी, बोझल होने लगी, पर वो नहीं रुका। उसकी सांस उखड़ने लगी, पर वो नहीं रुका। और आखिर उसकी ये हिम्मत काम आई। उसे कबीले वाले दिखाई दिए, दूर चींटियों की तरह। ईवान सर से लेकर पांव तक पसीने में तरबतर हो चुका था। उसकी आंखें बोझल होने लगी थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उसका दम टूटने लगा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सामने बैठा है और उस पर हंसे जा रहा है। ईवान ने अपनी आंखों के सामने से पसीना हटाया तो उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया, जिसका शरीर तो आदमी की तरह था, पर उसकी गर्दन किसी बकरे की तरह थी और उस पर सींग लगे हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि शैतान था। ईवान उसकी तरफ देखते देखते आगे बढ़ा और उस लाइन पर जाकर गिर गया। कबीले के लोग खुशियां मनाने लगे कि ईवान उस लाइन तक पहुंच गया, सूरज की आखिरी किरण के ढलने से पहले। लेकिन तभी कबीले के सरदार ने उस लाइन पर गिरे हुए ईवान को पलटाया और देखा कि ईवान मर चुका था। सरदार ने अपने एक साथी से कहा कि ईवान के शरीर का नाप लेकर उसे उतनी ही जमीन में दफन कर दो। शैतान ने जैसे ही ये सुना, वो हंसने लगा और वहां से चला गया, शायद किसी दूसरे ईवान की तलाश में।